Bismillahirrahmanirrahim class. I think you are doing very well. हमने लास्ट टाइम फर्स्ट फिफ्थ चैप्टर हमने थोड़ा मैंने समरी आपको बता दिया था, और अभी हम आज स्टार्ट करेंगे सिक्स चैप्टर के हवाले से, जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हवाले से है। इस चैप्टर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हवाले से पढ़ेंगे कि एटम क्या चीज़ है और वो किस तरह बना हुआ है, और उसके यूजेस, उसके आइसोटोप्स, उसके एटॉमिक मास, उसके जो है मास नंबर, सब कुछ हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। चले देखते हैं क्या कहना चाहते हैं बुक में। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी मतलब जो भी यूनिवर्स में जो भी चीज़ें पाए जाते हैं वो सब एटम से ही बने हुए हैं। जैसा कि हमारे बॉडी ही ट्रिलियंस के हिसाब से एटम्स है, जो जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है कंपोजिशन है, हमारी बॉडी की कंपोजिशन तकरीबन ट्रिलियंस के हिसाब से एटम से बना हुआ है। और हम जो है, और इसके अलावा ये कहना चाहते हैं कि एटम नहीं वो डिस्ट्रॉय होता है और नहीं दोबारा, मतलब ये सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है, वो उससे भी मज़ीद डिवाइड नहीं होता है। तो इसके लिए शुरू में एटम को डिस्कस किया गया बहुत सारे साइंटिस्ट ने। तो वहाँ उनमें से एक इंग्लैंड से साइंटिस्ट जिसका ताल्लुक इंग्लैंड से था, उसका नाम जॉन्स डल्टन था। उसने अपनी थ्योरी पेश की एटम के हवाले से। उसने क्या कहा एटम के हवाले से, चला देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में उसने कहा कि एटम जो है वो एक न्यूक्लियस से बना हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाई देता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। बाहर वालों को कहते हैं, जो सर्कल में है उसको और शेल्स कहते हैं, ठीक है। उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन्स होता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाकी शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज रखता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है, और न्यूट्रॉन जो है वो चार्ज उन पे इट हैज़ नो चार्ज कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। द न्यूट्रल पार्टिकल इज आल्सो फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये दोनों तो न्यूक्लियस के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। यही कहना चाहते हैं। और जो शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, इसमें 2 कर रहे हैं, इसमें 8 कर रहे हैं, ये इनकी स्पेसिफिक नंबरिंग होती है। वो भी मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे होती है इनकी नंबरिंग, ठीक है। ऊपर पैराग्राफ में यही कहना चाहते हैं, आप भी रीड करें तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे पास है एटॉमिक एंड मास नंबर, ठीक है। एक एटॉमिक नंबर होता है, एक मास नंबर होता है, जिसको हम इसी मास नंबर को हम एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि एटॉमिक नंबर में जो नंबर ऑफ जो है प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। जैसा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे बताया गया था, ये देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होते हैं, ठीक है। इसको और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, तो इसका यही मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं उतना ही उनका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। जबकि एटॉमिक मास में क्या होता है पता है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ना, इन दोनों को प्लस करके जो हमारे पास जैसे कि हम ये 10 है, इनको प्लस करोगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 इनका क्या होगा, एटॉमिक मास होगा, जिसको मास नंबर भी कहते हैं। और जबकि 10 जो है सिर्फ 10 प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10 है, और बाकी जो शेल्स के पूरे ये 3 6 तो 7 8 9 10, ठीक है, ये दोनों मिला के 10 है। तो उसे 10 को क्या कहेंगे हम, एटॉमिक मास कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे। बाकी प्लस करके जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो एटॉमिक मास कहलाएगा, ठीक है। तो जिसको हम मास नंबर भी कहते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स करते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उसको कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक्स के ज़रिए आपको बताया गया है, एक्स कोई एटम है, ठीक है। आप इसको कोई एलिमेंट ही समझो, और उसके ए जो है वो एटॉमिक क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और जेड एटॉमिक मास होता है उसके हिसाब से, ठीक है। जो ज़्यादा नंबर होता है वो एटॉमिक मास होती है, और जो कम नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होती है। तो नीचे मैं आपको बताऊंगी उसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का। ये देखें ज़रा,
ये यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे जाहिर सी बात है प्रोटॉन पॉजिटिव है, बाकी न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव ही रहा ना, इसलिए पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस कहते हैं। और ये कहते हैं नंबर 1 शेल को के शेल कहते हैं और नंबर 2 शेल को एल शेल कहते हैं। नंबर 1 शेल में जो है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, 2 आप इसके अंदर पुट कर सकोगे, और इसके बाहर वाले में 8 पुट कर सकोगे, फिर इसके बाहर में आप 18 पुट कर सकोगे। देखिए यहाँ पे कहा गया है शेल नंबर 1 में ना आप 2 पुट कर सकते हो, और दूसरे में आप 8 पुट कर सकते हो, तीसरे में आप 18 पुट कर सकते हो। यानी ये उनका फार्मूला है 2n2, यानी 2 ये है, शेल कौन सा है, एक, ये शेल, एक नंबर शेल, यहाँ इस ब्रैकेट में 1 लिखो और ऊपर इंक के साथ करोगे तो 1 टाइम 2 इज 2, तो इनको 2 होता है। जैसा कि यहाँ पे दूसरे शेल में आप पुट कर रहे हो, यहाँ 2 लिखा, 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8, इस तरह। और तीसरे में 3 लिखोगे तो 3 टाइम 3 इज 9, 9 टाइम 2 इज 18, इस तरह आपके पास 18 आ जाएगा। इसी तरह 4 में 4 आप लिखते जाओ, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। देखें यहाँ पे ये है, ये इनका देखें ये 1 है, 1 अंदर है तो 1 बाहर भी होगा, ठीक है ना, प्रोटॉन्स के हिसाब से इसकी नंबरिंग करते हैं, ठीक है। और इसको एटॉमिक नंबर में देखें आप, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर जो है 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है। जो कम होता है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, और हमेशा जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर के बेस पे करते हैं। प्रोटॉन्स 2 है तो बाहर भी 2 होंगे, यहाँ 3 है तो बाहर भी शेल्स में 3 होंगे, ठीक है। यहाँ 1 था, हम पहले शेल में 1 ही पुट कर, हम शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 1 था तो 1 पुट किया, यहाँ 2 थे तो 2 पुट किया, अब 3 थे तो 2 तो यहाँ आ जाएंगे, तीसरा वाला बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2 अंदर आ जाते हैं, बाकी जितने भी बचते हैं वो 2 बाहर होंगे, उस वक्त तक बाहर होंगे। यहाँ पे 8 कंप्लीट, जैसा कि यहाँ 8 कंप्लीट होगा ना तो उसके बाद तीसरे में चले जाएंगे। ये आप 1 बाय 1 करें। यहाँ पे देखें तीसरे में भी चला गए हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो एक बच गया था वो बाहर चला गया है, इस तरह, ठीक है। उससे कम एक्यूमुलेट कम उसके अंदर पुट कर सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं पुट कर सकते जितना उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये पूरा आप जरा 1 बाय 1 एग्जांपल के थ्रू करें, दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। और हम ये ना मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। यानी ये H, ये एक हुआ हाइड्रोजन के पास 1 है, ये हाइड्रोजन का समझे और ये भी इस हाइड्रोजन का समझे, तो फिर क्या होता है, H2 होता है। ये कंबाइंड फॉर्म में होते हैं मॉलिक्यूल, ये असल में गैसियस फॉर्म में होते हैं, इसलिए वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। गैसियस फॉर्म में जो भी कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि वो मतलब कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। और हम डिस्कस करते हैं वैलेंसी और आयंस की, ठीक है। वैलेंसी वो होती है बेटा सबसे बाहर, जैसा कि सबसे बाहर आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इसकी वैलेंसी कहलाती है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इसका वैलेंसी 3 है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 है तो 4 होगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 है तो 5 होगा, ये वैलेंसी कहलाती है, ठीक है। और आयंस वो होती हैं जब ये इलेक्ट्रॉन्स ना जिस तरह यहाँ पे ये इसका है, एक इसका है, इन दोनों ने तो म्यूचुअल शेयरिंग की है, ठीक है। अगर ये कंप्लीट इसको दे देता, यहाँ इसको यहाँ अगर हम पुट करते तो इसका मतलब है ये खाली है आउटर मोस्ट शेल, और इसके 2 है तो ये इसको दे रहा है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। जो देता है वो पॉजिटिव होता है और जो लेता है वो नेगेटिव होता है, तो उन दोनों को आयंस कहते हैं, ठीक है। और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसे एन आयंस कहते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसे केट आयंस कहते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? और इसके अलावा यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, जैसे कि देखो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कुछ पॉजिटिव चार्ज की, यानी ये लोग ना ये आए जो एलिमेंट्स है ये देते हैं तभी तो पॉजिटिव आए हैं, और ये लेते हैं इसलिए नेगेटिव चार्ज आए हैं इसके ऊपर। एन आयंस के ऊपर नेगेटिव होता है, केट आयंस के ऊपर पॉजिटिव होता है, ठीक है। आप ये क्लियर करें। और ये देखें, ये इसको दे रहा है पूरा कंप्लीट, ठीक है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये इसने लिया है रेड वाला, यहाँ आपको दिखाई देता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव आयन आ जाएगा, ठीक है।
तो ये सोडियम आयन कहलाएगी, ये क्लोरीन आयन कहलाएगी। और आइसोटोप्स की अगर हम बात करें तो आइसोटोप्स जो है वो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि नंबर ऑफ आइसोटोप्स में क्या होते हैं पता है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में बी डिफरेंट इन सम ऑफ दीज एटम्स, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, इसलिए उनको जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, जब उसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन करते हैं तो उनकी एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट आ जाएगी, बाकी एटॉमिक के जो है नंबर सेम आ जाएगी। जैसा कि इसमें देखें 1 प्रोटॉन है, इसमें भी 1 प्रोटॉन है, इसमें भी 1 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक मास तो सेम है, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है आइसोटोप्स में। देखते हैं इसमें एटॉमिक नंबर भी 1 है, इसमें एटॉमिक नंबर 2 है, इसमें एटॉमिक नंबर 3 है, तो एटॉमिक मास डिफरेंट हुआ, एटॉमिक नंबर सेम हुआ, तो वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो उसको क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, ये आइसोटोप्स थे हाइड्रोजन के। ठीक है, इसके अलावा और भी होते हैं, जैसा कि कार्बन के भी हमें दिखाया गया है। देखे इसमें एटॉमिक मास 12 होता है, इसमें 13 होता है, इसमें 14 होता है, यानी एटॉमिक मास इज डिफरेंट है, बाकी एटॉमिक नंबर तो सेम है, तीनों में 6 ठीक है। तो ये कार्बन के आइसोटोप्स हुए। ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हुए। इसको प्रोटियम कहते हैं, इसको ड्यूट्रियम कहते हैं, इसको ट्रिटियम कहते हैं। ठीक है, ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है। इनकी भी बहुत सारा यूज होता है आइसोटोप्स की। ठीक है, हम इसके इम्पोर्टेंस यानी उसके यूजेस क्या क्या है हम ये आप लोगों ने याद करना है। ठीक है, ये पेपर में आ जाते हैं। कार्बन 14 का यूज 3-4 याद करें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैलकुलेट द एज ऑफ प्लांट्स के लिए ये यूज होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे क्या कहते हैं, स्टडी द इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन प्लांट्स, उसके लिए यूज होते हैं। और यूज इन द ब्लड सर्कुलेशन के लिए यूज होते हैं। और ट्रीटमेंट जो कैंसर सेल की ट्रीटमेंट और बोन डिजीजेस के लिए फास्फोरस 32 यूज होता है। और इसके अलावा जो है रेड ब्लड सेल्स, यानी किसी भी बंदे में रेड ब्लड, किसी भी पेशेंट में उसकी अगर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है तो क्रोमियम 51 के तौर पे उसको यूज करते हैं। और इट इज़ यूज टू स्टडी एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन ह्यूमन बीइंग, इसके लिए यूज होते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इसके लिए यूज होते हैं। और जो है गुलिटर कहते हैं, जो नेक के नीचे एक स्वेलिंग होती है उसको स्टडी करने के लिए आयोडीन 131 का यूज करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है मॉलिक्यूल होता है और केमिकल फार्मूला होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल का यह मतलब है कि जब 2 एलिमेंट कंबाइंड फॉर्म में होते हैं तो वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। ठीक है, ये 2 एलिमेंट भी कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, 3 भी रहते हैं, 4 भी रहते हैं। ठीक है, जहाँ यहाँ पे एक भी तो रहता है, जैसे कि हीलियम है। ठीक है, हीलियम भी तो एक मॉलिक्यूल है, नियोन भी तो एक मॉलिक्यूल है। इनको कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जो 2 में रहते हैं उसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और उसके अलावा 3 में रहते हैं तो वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और उससे ज़्यादा में रहते हैं तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, ये देखें अब हमारे पास ये तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ, ये भी तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ, ये भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ। ठीक है, और H2O हमारे पास 3 मॉलिक्यूल से बने हुए हैं तो उसे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ग्लूकोज तो ये 6 12 ये 12 24 से बने हुए हैं, तो फिर ये इसको हम पॉली के ही कहेंगे। ठीक है, पॉली मीन्स बहुत सारा। और इस तरह वाटर की बताए गए हैं, इसकी भी ट्राई। और ये मीथेन के तो CH4, ये भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में आ जाते हैं। और इसके अलावा केमिकल फार्मूला में ये होता है बेटा कि कितने नंबर ऑफ एटम्स यूज हुए हैं और किस तरह के एटम्स यूज हुए हैं उसको कहते हैं केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूले में हमें ये बताते हैं, जैसे कि H2 में हाइड्रोजन यूज हुए हैं और 2 यूज हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की भी बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 लिखते हैं। इसका मतलब है 1 कार्बन यूज हुए हैं और 2 ऑक्सीजन यूज हुए हैं, ये होती है। ठीक है, काइंड ऑफ एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल्स पता करते हैं। और उसके अलावा नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट, ये चीजें हम पता करते हैं। किसमें ये चीजें किसमें हम पता करते हैं, जो है ये केमिकल फार्मूला में। इसका मतलब केमिकल फार्मूला इसके लिए यूज होता है।
और इसके अलावा जो है ये आप लोगों ने जो है देखें, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। इसका मतलब है ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स है, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये उसका फार्मूला जो है केमिकल फार्मूला कहलाता है। और इसके अलावा मेकिंग केमिकली फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड कहते हैं जिनके अंदर ना जो है आयोनिक बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये हमारे पास Hg2S सल्फर है, ठीक है। इसमें इसको खोल के लिखोगे ना तो इस तरह लिखोगे, Hg लिखोगे और सल्फर लिखोगे। और ये जो क्या कहते हैं, जो Ag जो है सिल्वर का जो वैलेंसी, ये ऊपर वाले वैलेंसी कहलाते हैं। ये सिल्वर का वैलेंसी आप जाके सल्फर के नीचे लिखोगे और सल्फर का वैलेंसी आप सिल्वर के नीचे लिखोगे। अब देखो इन्होंने Ag के नीचे किसका वैलेंसी लिखा है, 2 का, यानी सल्फर का लिखा है। और Ag का वैलेंसी किसके नीचे लिखा है, 1 का लिखा है। यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। 1 को मोस्टली लिखते भी नहीं है इसलिए, ठीक है। उस 1 से ज़्यादा हो तो लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखो 3 है, ठीक है। 3 जो है वो ऑक्सीजन के नीचे लिखा जाएगा और 2 जो है वो इस अल्मुनियम के नीचे लिखा जाएगा। उसे कहते हैं अल्मुनियम ऑक्साइड्स, यानी ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्साइड्स से कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का भी यहाँ आप जैसे क्लोरीन, इसके नीचे आप यहाँ 1 है, ठीक है, आप 1 कंसीडर करें। और इसके नीचे जो है 2 है, इसको 2, ठीक है, इसको कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड्स, ठीक है। ये मैग्नीशियम ये है और क्लोराइड ये है, ठीक है, इसलिए उसका नाम इस तरह दिया गया है। इसको कहते हैं, इस तरह उनकी फार्मूला लिखा जाता है जो वैलेंसीज होते हैं। और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ये इसमें यही कहना चाहते हैं कि जितने भी हम कोई चीज़ बनाने के लिए यूज़ होते हैं ना, प्रोडक्ट भी उतना होता है, यानी सेम नंबर ऑफ हम रिएक्टेंट यूज़ करते हैं उतना ही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। जैसा कि वाटर बनाने के लिए हम 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, तो प्रोडक्ट में भी हमारे पास जो है वो H2O ही होगा, ठीक है। ये लॉ है असल में। दिस लॉ स्टेट दैट द कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज ऑलवेज द सेम रिगार्डिंग ऑफ हाउ मच द कंपाउंड was made or obtained, ठीक है। जितना बनाने के लिए यूज होता था उतना हमारे पास प्रोडक्ट भी बन के आ जाता है। वाटर कैन बी obtained फ्रॉम मेनी सोर्सेज, ठीक है। रिवर, वेल और सी से हमें वाटर मिलता है, बट इट कंपोजिशन इज ऑलवेज सेम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें रिवर से रिवर से जो पानी मिलता है उसकी कंपोजिशन डिफरेंट होगा और जो है सी से मिलता है उसका डिफरेंट कंपोजिशन होगा। नहीं, हर एक के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और इसके अलावा सेकंड पॉइंट में क्या कहना चाहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस इन अ नंबर ऑफ वेज बट इट्स 1 मॉलिक्यूल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 1 एटम। हाँ, और इस तरह जिस तरह वाटर मिलता है इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है। और उस कार्बन डाइऑक्साइड में भी हमारे पास 1 कार्बन होता है, 2 ऑक्सीजन होते हैं। ये लॉ है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने ये चैप्टर एंड किया है और आप लोग खुद इसको रीड करो, वही चीज़ें बताए गए हैं जो मैंने आप लोगों को डिस्कस की, जो मुझे लगा आपके लिए डिफरेंट है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। बाकी वर्ड टू वर्ड आप लोग खुद पढ़ने की कोशिश करें और आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।